दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डेली देखते हैं और अब तक हमने 19 वीडियो देख चुके हैं और ये हमारा 20वां वीडियो है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है थेरुकट्टू से। थेरुकुट्टू ये संदर्भित करता है। थेरुकुट्टू एक तरह संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं यूपीएससी में, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन ले लिया गया है। तो पहला है आपका, आंध्र प्रदेश में कठपुतली का एक रूप है ये, या फिर केरल का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है ये, या फिर तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है ये, या फिर केरल में एक सांस्कृतिक विरासत है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी आंसर है। ये तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष एक तरह से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है यूपीआई से, जो कि डिजिटल भुगतान से रिलेटेड एक ये यूपीआई आपने सुना होगा। तो इसके संदर्भ में है, ये कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है आपका, स्टेटमेंट है आपका, यह एक भुगतान प्रणाली है जो किन्हीं भी दो बैंक खातों के मध्य मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करती है। तो ये बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। ये दूसरा ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा ही इसे विकसित किया गया है, यानी कोई प्राइवेट कंपनी इससे जुड़ी हुई नहीं है। और ये तीसरा स्टेटमेंट है आपका, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति दी गई। तो जहाँ केवल एक तरह से आ जाता है तो वो अपने आप में गलत हो जाता है, और सार्वजनिक नहीं, ये दोनों ही, सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों ही स्थितियों बैंकों में काम करेगा। तो आपका पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है इस बार। इसमें कोई भी मध्यस्थ कंपनी जैसे कि पेटीएम वगैरह कुछ यूज नहीं करना पड़ता है। आपका मोबाइल हो और एक बंदे का दूसरे का मोबाइल हो और उसमें ऐप डाउनलोड हो यूपीआई का, और उससे डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर होता है। तो बहुत ही अच्छा पहल है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत निम्नलिखित अभिसमयों यानी कन्वेंशन में से किसका भागीदार नहीं है। ये कीवर्ड पर ध्यान रखें, किसका भागीदार नहीं है। पहला है आपका साइबर अपराध पर कन्वेंशन, दूसरा है शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कन्वेंशन, तीसरा है आपका घरेलू कामगार कन्वेंशन। तो इसमें से कौन किस पर नहीं है। तो ये एक तरह से, तो आपको पता होगा भारत इन तीनों में से किसी का भी भागीदार नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आप चाहें तो 5-10 मिनट इनके बारे में नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। साइबर अपराध पर कन्वेंशन, हालांकि भारत इसका भागीदार नहीं है तो ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है। एक तरह से केवल आप ध्यान में रखें कि इनका ये नहीं है। देखिए, संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। धमार, ठुमरी, ख्याल किसकी शैलियाँ हैं। पहला है आपका मंदिर वास्तुकला की, या फिर लोक चित्रकला की, या फिर हिंदुस्तानी संगीत की, या फिर कर्नाटक संगीत की। तो आपको ये पता होगा हिंदुस्तानी संगीत है धामार, ठुमरी और ख्याल, जिसमें कई घराने होते हैं, उनसे रिलेटिव है ये। तो बस केवल इतना ही ध्यान में रखना आपका। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राउंड ट्रिपिंग आपने सुना होगा। पद किससे संदर्भित है। तो राउंड ट्रिपिंग का अर्थ क्या है ये बताना आपको। एक व्यवसाय द्वारा किसी और कंपनी को एक अप्रयुक्त संपत्ति की बिक्री इस सहमति के साथ करना कि वह इस संपत्ति को लगभग इसी कीमत पर वापस खरीद लेगा। दूसरा है आपका लाभ को बढ़ाने के लिए उत्पादन बेस को विकसित देशों से विकासशील देशों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। तीसरा है आपका करदेयता कम करने के लिए टैक्स हेवन देशों में निवेश करने की प्रक्रिया। चौथा है आपका घरेलू निवेश के लिए घरेलू बचत का प्रयोग, जो आगे घरेलू बचत वृद्धि करती है। तो आपको पता होगा ये राउंड ट्रिपिंग एक तरह से इसका आंसर ए है। एक व्यवसाय द्वारा किसी और कंपनी को एक अप्रयुक्त संपत्ति की बिक्री कर सहमति के साथ करना कि वह इस संपत्ति को बाद में लौटा देगा। ये होती है राउंड ट्रिपिंग, यानी कि वापस एक तरह से आपने इन्वेस्ट किया, वापस वो आपके पास आ जाए, व्हाइट मनी एक तरह से। जैसे आपने ब्लैक मनी बाहर देशों में भेज दी, वो राउंड होके आपके पास ही आ जाए, व्हाइट होके, उसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग साधारण भाषा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला है आपका, इन्हें 6वीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है।
दूसरा है आपका राज्य के राज्यपाल को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति है। राज्यपाल को यह निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तीन स्टेटमेंट है, इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। इसमें से जो सही है, सही चुनना है। सही जो है केवल तीसरा है, बाकी के दो एक तरह से सही नहीं है। आपको पता होगा ये 5वीं अनुसूची में है, वर्णतः अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, और आपका ये राज्यपाल को नहीं राष्ट्रपति को है, तो ये ध्यान में रखना है। तो पहला दूसरा गलत हो जाता है, केवल बचता है तीसरा। तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 1948 में मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा के तहत अपनाए गए मानव अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार जो अपनाए गए थे वो 1948 में अपनाए गए थे, ये ध्यान में रखना है। और भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1993 में। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। देखिए पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में, वे समान और भेदभाव रहित हैं। दूसरा है, वे व्यक्ति के अधिकारों और राज्य पर बाध्यताओं दोनों को समाहित करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चाहें तो आप 5 मिनट राष्ट्रीय मानव अधिकारों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए टुंड्रा बायोम के बारे में आपको पता होगा कि विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला आपका, मृदा में पोषण तत्व की कमी होती है यहाँ पर टुंड्रा में। और दूसरा है स्टेटमेंट आपका, मृदा परमाफ्रास्ट नामक परत के नीचे सदैव हिमाच्छादित रहती है। और तीसरा है आपका, पेड़ और पौधे गहरे जड़ तंत्र का विकास कर लेते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। और तीसरा आपका पता है आपको, ये जड़ जो तंत्र है वो गहराई में कब जाता है? जब आपका सूखा क्षेत्र हो, ना कि टुंड्रा क्षेत्र। सूखा क्षेत्र इन द सेंस रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्र की विशेषता है ये तीसरा जो पॉइंट है। इस वजह से ये गलत हो जाता है, पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए अग्नि 5 के बारे में है ये। अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है बताना है। पहला है आपका स्टेटमेंट, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। और यह केवल तरल प्रणोदक द्वारा चालित है, ये बिल्कुल गलत है आपका। तरल नहीं, इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों ही स्थितियों में वारहेड ले आने की क्षमता है इसमें। और तीसरा है आप इसका, इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा इसका आंसर है। ये देख लीजिएगा, अग्नि 5 के बारे में ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। और 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये आपको पता होगा, जिसे 5,500 तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि चीन ने जो है इसकी क्षमता 8,000 के आसपास बताई है कि 8,000 तक इसे बढ़ाया जा सकता है। तो वो एक अलग चीज़ है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल ज़्यादा याद नहीं करनी है। देखिए आम बजट को निर्धारित तिथि से पहले पेश करने पर निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जो किया गया है, परसों बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को। तो ये क्यों किया गया है, इससे क्या फायदा होगा, तो ये उसी के बारे में क्वेश्चन है। वित्त विधेयक की आवश्यकता नहीं रहेगी, विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अनुदान लेखानुदान की या फिर रेल बजट की। तो आपको पता होगा लेखानुदान यानी बजट की तिथि से पहले एक तरह से धन खर्च हो जाता है, तो उसके लिए लेखानुदान एक तरह से लाया जाता है, तो वो अब लाना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो लेखानुदान को अच्छे से पढ़ सकते हैं आज 5 मिनट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको पता है रेगुलर वीडियो आते रहते हैं। और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि इससे ये है कि यूट्यूब को पता पड़ जाता है कि इसे ये लाइक हो रहा है, तो इसे और जगह दिखाया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और मेरे इस चैनल का नाम है एग्ज़ाम मेड इजी। और अगर कोई फेसबुक वगैरह चलाता है तो एग्ज़ाम मेड इजी लिख के सर्च कर सकता है। एग्ज़ाम मेड इजी के नाम से मेरा एक पेज है फेसबुक पर, वहाँ भी ये वीडियो और जो भी स्टडी से रिलेटिव चीज़ें हैं वो वहाँ डालता हूँ। और चाहें तो goldrajkumar.blogspot.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी एक तरह से जो भी PDF फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट होता है सिविल सर्विस के लिए, वो चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको बता सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं।
तो देखते रहें। धन्यवाद।